अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आवाज आ रही है मेरी? चैट में बता दें काइंडली। चलें ठीक है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी जो फिर बिजी हैं वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हमने जो है अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 में क्या था आप सबने देखा है। हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया? नंबर सिस्टम वाला। अब आगे जो हमारे पास है वो हमारे पास है कौन सा? सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसमें हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे: सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इन तीनों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेट वाला पोर्शन कवर होगा, फिर फंक्शन और फिर ग्रुप्स। एक्चुअली इस चैप्टर में जो है इन तीनों की बेसिक्स दी गई हैं। सेट्स, फंक्शन और ग्रुप्स की जो है वो बेसिक्स दी गई हैं। यहाँ से हमारे जो है वो बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो जितने हमारे जो है बेसिक जो स्ट्रोंग होगी उतना ही हम आगे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि सारी जो क्वेश्चनिंग होती है वो बेसिक से स्टार्ट होती है। जब बेसिक में ही हम फंस जाते हैं तो फिर हम आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने पहला काम यही, आपने अपने बेसिक्स को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को बहुत अच्छे से तैयार करना है अपने फिंगर टिप्स पे। इसमें से आपकी एक चीज भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको वो चीज करवाई गई या वो चीज नहीं करवाई गई, ठीक है, लेकिन वो सब आपने करना है। अब इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है? सेट की डेफिनेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है? सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली हम घरों में बहुत से देखते हैं चीजें, सेट, और वर्ड सुनते हैं: फर्नीचर सेट, ग्लास सेट, ये इन्होंने लिखा हुआ है, टी सेट, वाटर सेट, सोफा सेट। इन सब चीजों से हमें क्या समझ आता है? अगर इन सब चीजों का मुआयना किया जाए तो हमें पता चलेगा एक्चुअली सेट ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें एक ही नोयत की चीजें पाई जाएं, एक ही तरह की सारी चीजें हों। अगर हम टी सेट की बात करते हैं तो उसमें कप होते हैं, देखें, तो वो एक ही नोयत के सारे होते हैं। वाटर सेट में ग्लास होंगे, सोफा सेट में जो होते हैं थ्री सीटर होता है, वन सीटर होंगे, एक ही नोयत के होंगे। ठीक है, इसमें अगर टी सेट की बात करते हैं तो उसमें वाटर सेट अगर आएगा तो उसकी जो है वो प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, वो एक सेट नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हम सेट को मैथमेटिक्स में बयान करें तो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन जो है आई थिंक 8 में भी इसी तरह की डेफिनेशन है, और अगर हम मास्टर में भी चले जाएं तब भी हम यही डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तब भी हम यही डेफिनेशन करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन के जो है अलग अलग वर्ड का अलग अलग मतलब है। कोई एक वर्ड भी इसमें से मिस हो जाए तो ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। वेल डिफाइंड, सबसे पहले क्या चीज है उन्होंने कहा? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अलग अलग वर्ड का हम अलग अलग मीनिंग देखते हैं। अगर हम वेल डिफाइंड की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो हमारे पास सारे सेट की जो मेंबर्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे। हमें जो है पता होगा कि वो किस नौइयत के हैं। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। जैसे आप लोगों को याद हो, सर राय नवाज ने हमें एक एग्जांपल दी थी। आप लोगों को शायद ना याद हो लेकिन मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ। सर ने कहा था कि अगर हमारे पास जो है कहीं के क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनका सेट, तो ये कलेक्शन हमारे पास जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर हम कहें कि क्रिकेट के प्लेयर्स का सेट, तो गली का बच्चा बच्चा, हर वो नौजवान जिसने कभी बैट भी नहीं पकड़ा होगा वो कहेगा मैं क्रिकेट का प्लेयर हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें तो सारे ही लोग आ जाएंगे। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हम इसको वेल डिफाइंड बनाना चाहते हैं क्रिकेट के प्लेयर्स का सेट, तो हम इसमें जो है वो एक वर्ड ऐड करेंगे: क्रिकेट के उन प्लेयर्स का सेट जिन्होंने सेंचुरी बनाई हो, जिन्होंने हंड्रेड स्कोर कंप्लीट किया हो। तो ऐसी कलेक्शन को जो है हम वेल डिफाइंड कहेंगे। वेल डिफाइंड जो है ये सेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास हो गया। उसके बाद अगर हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ये चीज वेल डिफाइंड कलेक्शन का आपको बता दिया है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट,
दूसरी प्रॉपर्टी, उसमें जो होंगे हमारे पास सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी। एक चीज है चाहे वो 1000 बार भी सेट में है, हम उसको एक ही बार लिखते हैं। सेट में कभी भी एक मेंबर को 2 बार नहीं लिखा जाता। तो ये डेफिनेशन आपने एज इट इज याद करनी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे नोट भी कर लेना है। ठीक है, इन्होंने भी लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन, ये देखें, well defined collection is meant a collection which is such that any object we may be able to decide whether we may be able to decide whether the object belongs to the set or not. वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड जो प्रॉपर्टी है सेट की वो हमें ये बताएगी, हम उसको देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी मेंबर हमारे पास जो है वो सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या है कि नो टू ऑफ विच आर आइडेंटिकल, दो कभी भी सेम नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है सेट के एलिमेंट्स, उनको क्या कहते हैं हम, मेंबर्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं सेट के, ये दो नेम हम आपने नोट कर लेने हैं। इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को जो है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश। ये तीनों मेथड्स के जस्ट आपने नेम करने हैं, बाकी इसको डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, किसी भी सेट को जब लफ्जों में, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही ये है कि लफ्जों में बयान किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान के सूबों का सेट, और इसमें कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, इन्होंने लिखी हुई है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश आ गया। ठीक है, इसमें जो काफी सारी एग्जांपल हम ले सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट हम लिख सकते हैं, होल नंबर का सेट, तो ये सारी जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलर मेथड, सेट को जो है उसके एलिमेंट्स क्लियर दे दिए जाते हैं हमें, उसमें से मतलब देख के पता, जिस तरह ये लिखा हुआ है कि ये सेट के एलिमेंट्स दिए जाते हैं, इसमें टेबुलर मेथड में सेट के एलिमेंट्स दिए जाएंगे। सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब है सेट की प्रॉपर्टी बयान कर दी जाएगी, उस प्रॉपर्टी को देख के जो है हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, जैसे इस तरह इसमें इन्होंने बताया है सेट बिल्डर नोटेशन, इसकी एग्जांपल इधर लिखी होगी। ये प्रॉपर्टी दे दी है, एक्स इज अ वॉवल ऑफ, एक्स एलिमेंट होगा सेट ए का, ऐसा एलिमेंट जो सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हैं। ठीक है, ये उन्होंने इसी एग्जांपल को लिखा है वर्ड्स में, डिस्क्रिप्टिव मेथड में सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, फिर सेट ये टेबुलर मेथड में लिखा है तो उसके एलिमेंट्स दे दिए हमें। उसके बाद जब सेट बिल्डर मेथड से लिखा है तो ये प्रॉपर्टी दे दिया हमें कि एक्स एलिमेंट होगा सेट ए का, सच दैट एक्स जो है वो सारे वॉवल्स होंगे इंग्लिश के। ये 3 मेथड है किसी भी सेट को डिफाइन करने के। ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू हम पढ़ते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम मेंबरशिप। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए मीन्स ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। अगर हम इस पे ये लाइन लगा देते हैं बार, तो हम कहते हैं कि इसका एलिमेंट नहीं है, सी डजंट बिलोंग टू ए। ये जो है ये इंपॉर्टेंट सेट्स है हमारे पास, हमें पता है सबसे छोटा सेट हमारे पास कौन सा होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुपर सेट जब हम लेते हैं वो क्या आ जाता है हमारे पास, सेट ऑफ होल नंबर्स, उसमें क्या आ जाता है, जीरो यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जस्ट इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में जीरो का डिफरेंस है। उसके बाद जो सेट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हमारे पास जो है वो दोनों आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको इधर क्लियर करती चलो, सेट ऑफ, एक तो सेट ऑफ होल इंटीजर्स है ना, इसको छोड़ दें, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्लियर हो गया कि नेगेटिव वाले आएंगे।
एक होता है सेट ऑफ नो पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव जब बोलेंगे, ये आप चीज नोट कर लें, ये मैंने बहुत सर्च के बाद क्लियर की थी अपने भी, कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास जीरो आएगा, -1 -2। अगर हम कहते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव ना हो, इसका मतलब है कि उसमें जीरो भी आएगा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे। ये चीज मैं आपको जो है वो लिख के ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप इस चीज को नोट कर लेना है कि जीरो किस में आता है किस में नहीं आता, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है सबको। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, उसमें जस्ट नेगेटिव वाले निकाल देंगे, जीरो इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो फिर जीरो नहीं आएगा, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। ये डिफरेंस माइनर डिफरेंस है, इसका पता नहीं चलता अक्सर स्टूडेंट्स को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ ओड इंटीजर्स। उसमें तो हमें पता है ओड नंबर्स, इवन नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर हमने पहले चैप्टर 1 में डेफिनेशन की है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पी ओवर क्यू जो है हमारे पास इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होगा। सेट ऑफ इरेशनल में जिन जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, क्यू यूनियन क्यू डैश, रैशनल यूनियन इरेशनल। ये दो हमारे पास, ये इनका यूनियन ले तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। ये सारे हमारे पास सेट हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, नोट भी कर लेना है इन सेट्स को। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, टू सेट्स आर इक्वल। दो सेट कब बराबर होंगे, जब वो सेट्स के मेंबर एक दूसरे के बराबर होंगे, ना किसी में कम होगा ना किसी में ज्यादा होगा। एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है इसमें, ठीक है। ये देखें, टू सेट्स आर इक्वल, दे हैव द सेम एलिमेंट्स, दैट इज इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट। पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होंगे, तब हम कहते हैं कि दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं, चाहे उनका ऑर्डर लिखने का कुछ भी हो। ये देखें, 1 2 3 और 2 1 3। पहले हमने देखा 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है। आपको पता है कि सेट में जब हम लिखते हैं तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। सेट में जब हम लिखते हैं तो सेट में हमारे पास क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसमें लिखे जैसे मर्जी जाए आगे पीछे, बस पहले सेट का सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अगर मौजूद हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल सेट हो जाएंगे। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट इट फॉलोज दैट अ mere चेंज इन ऑल द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डज नॉट अलाउ द सेट, डज नॉट चेंज द सेट। इसमें हमें कोई वही ऑर्डर प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कि सेट में एलिमेंट्स लिखने का कोई ऑर्डर नहीं होता, चाहे हम बस सेट एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए पहले सेट के दूसरे सेट में। while describing a set in a tabular form its elements may written in any order। सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं। नोट, दो सेट्स इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ ए इज इक्वल टू बी have the same elements, if and if a and b have the same elements then a is equal to b। वही चीज है जो ऊपर है, द फ्रेज इफ एंड ओनली इफ को हम क्या लिखते हैं, आई डबल एफ लिख देते हैं। इसका मतलब यही होता है, जब ये लिखा हो तो हम इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। नेक्स्ट आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। ये डिफरेंस आपने दोनों का नोट कर लेना है, डिफरेंस में आपको अभी बता देती हूँ। डिफरेंस जो है वो पूछा भी जाता है और डिफरेंस आपको पता भी होना चाहिए। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास जो है वो 1 1 कोरेस्पोंडेंस होती है। जस्ट हम क्या करते हैं, हम सेट ए, दो सेट्स हैं ए एंड बी, सेट ए के एलिमेंट्स को गिनेंगे, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी के एलिमेंट्स को गिनेंगे, उसमें भी 3 है। तो वो दोनों सेट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। हमने इसमें ये कंडीशन नहीं लगाई कि पहले सेट का एलिमेंट अगर 1 है तो सेट दूसरे सेट में भी 1 मौजूद होना चाहिए।
ये चीज इसमें नहीं है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। If the elements of two sets A and B can be paired in such a way, each element of A is paired with one and only one element of B. वन वन correspondence होगी, वन वन correspondence तभी होगी जब सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ये जो है ब्रो इक्वल होंगे। इक्वल सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जब याद करेंगे आप इसी तरह लिख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, आल्सो एलिमेंट्स आर सेम, इक्वल सेट में। और जब इक्वलेंट सेट में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ सेट्स, तब वो क्या होंगे, ए सेट्स जो है हमारे पास इक्वलेंट होंगे। जैसे ये एग्जांपल इन्होंने लिखी है कि ए में क्या है, बिलाल, एहसान, जहांजेब, और बी में हमारे पास क्या है, फातिमा, उमारा, समीना। इसमें कितने एलिमेंट्स है सेट ए में, 1 2 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, दोनों में 3 3 है, इसमें वन वन कोरेस्पोंडेंस हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है। अगर इसमें 3 होते, इसमें 4 होते तो हम वन वन कोरेस्पोंडेंस नहीं बना सकते थे। तो ये जो सेट है इक्विवेलेंट नहीं होंगे फिर, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो दोनों तरीकों से हमारे पास क्या है, वन वन कोरेस्पोंडेंस हमें बना के दिखाई है। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, ये भी डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट की है, ऊपर भी है। इफ वन वन कोरेस्पोंडेंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम, हम उनके दरमियान जो है वो वन वन कोरेस्पोंडेंस बना सकें, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये आपने एक बार एग्जांपल देख लेनी है। सेट ऑफ ओड नंबर्स है, इसमें भी इन्फिनिट है, इसमें भी इन्फिनिट है। हालांकि देखने में बजाहिर हमें लग रहा है 1 2 3 4 ये पूरी काउंटिंग है, इसमें इवन नंबर मिसिंग है, 2 4 6 8 ये सारे मिसिंग है, लेकिन ये भी इन्फिनिट है, ये भी इन्फिनिट है। हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें वन वन कोरेस्पोंडेंस बनाई जा सकती है, तो ये हमारे पास दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। ये इन्फिनिट की एग्जांपल जो एक स्पेशल केस के तौर पे इन्होंने इधर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये साइन जो है इसको इज इक्विवेलेंट टू बोलते हैं हम। इस साइन को आप देख लें, इज इक्विवेलेंट टू, इन्होंने फॉर्म में लिखा है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, वो उस चीज का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ सेट क्या है, there is no restriction on the number of element of members of a set. A set may have 0 1 2 3 or any number of elements. सेट विद 0 and 1 एलिमेंट डिजर्व स्पेशल अटेंशन, जिसमें 0 एलिमेंट होंगे, जिसमें 1 एलिमेंट होगा, उसकी क्या है, स्पेशल अटेंशन है। जिसमें 0 होगा उसे हम सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं, और जिसमें 1 एलिमेंट हो, जिसमें 1 होगा, सॉरी, एलिमेंट जिसमें 1 होगा, ये देखें, अ सेट हैविंग 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सेट विद नो एलिमेंट, जिसमें कोई, जिसको एम्प्टी सेट हम बोलते हैं, उसको हम फाइव भी लिखते हैं। 0 एलिमेंट उसमें होगा, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये एम्प्टी सेट है, ये वेकस सेट है, नल सेट है। इसका ये इधर दो नेम लिखे हैं, एम्प्टी सेट और वेकस सेट, इसका थर्ड नेम जो है वो वेकस सेट है, वो भी आप साथ लिख सकते हैं। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, इस तरह भी डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, 0 लिख के ऊपर जो है वो 2 डॉट, और ये खाली ब्रैकेट से भी और 5 से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 4, 2 and 4 के दरमियान जो ओड इंटीजर है वो 3 है, ठीक है, ये सिंगलटन सेट हो गया। लेकिन अगर हम कहें सेट ऑफ इवन इंटीजर बिटवीन द 2 and 4, सेम नंबर 2 and 4 के दरमियान कोई इवन इंटीजर आता है, 2 and 4 के दरमियान 3 आता है, 3 ओड है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + 1 is equal to 0 in the set of real numbers, empty set। इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये क्या आएगा, x² + 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस आयोटा रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, कल ही हमने पढ़ा है। आयोटा रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये ना ये रैशनल है, ये ना ये इरेशनल है, ये कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा।
तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है एम्प्टी, रियल नंबर की दुनिया में वो एम्प्टी सेट होगा। अच्छा ये चीज नोट कर लें, अगर जीरो को लिखा है उन्होंने ब्रैकेट में, तो ये सेट है सिंगलटन सेट, जीरो इसका एलिमेंट है। ठीक है, ये नहीं कहना आपने ये एम्प्टी सेट है कि जीरो है, जीरो इसका एलिमेंट है एक, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। कुछ लोग कह देते हैं जीरो लिखा हुआ है इसका कोई एलिमेंट नहीं है। अगर खाली ब्रैकेट लिखा हो अंदर कुछ ना हो तब वो एम्प्टी सेट होता है। इन्होंने ब्रैकेट लगा के अंदर जीरो लिखा है, जीरो इसका एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। हैविंग जीरो एज ओनली इट्स एलिमेंट, नॉट द एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट। इफ द सेट इज इक्वल टू, अगर तो काउंट कर सकें सिंपल, आप देखें इन्होंने यही लिखा है कि वन वन कोरस्पोंडेंस किसके इक्वलेंट हो, वन वन कोरस्पोंडेंस हो अप टू सो ऑन एन, हम उसको काउंट कर सकें तो हम उसे क्या कहते हैं, फिनिट फाइनाइट सेट। अगर काउंट ना कर सकें तो इनफिनिट सेट होगा, ये तो हमें ऑब्वियसली पता है। जैसे ये है 999, ये 9999, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। अगर हम इसकी बात करें अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ये इनफिनिट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, if every element of a set A is an element of set B, then A is a subset of it। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाएं, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में पाए जाएं और सेट बी में कोई और एलिमेंट भी हो, शर्त सिर्फ यही है कि ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जाएं, तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। बी में उस ए के बाद जितने मर्जी एलिमेंट हों, वो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हम जो है वो बी की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में पाए जाएं, तो ए जो है वो सेट बी का सबसेट होगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए इज, इसको हम बोलते हैं कंटेन्ड या सबसेट भी बोलते हैं। ए इज कंटेन्ड इन बी, या फिर बोलते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर हम कहते हैं ये, तो इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट बड़ा सेट होता है, सबसेट जो है वो उसी का छोटा सेट होता है। A is subset of B if and only if X belong to A, X belong to B। सबसेट की कंडीशन, ये सबसेट की डेफिनेशन भी है छोटी सी, अगर आपने डेफिनेशन याद करनी है तो आप यही याद करें। क्या डेफिनेशन है, A जो है वो B का सबसेट होगा इफ एंड ओनली इफ A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट हो, A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, तो हम कहते हैं A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सुपर सेट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैंने कहा मैं बोली जा रही हूँ, एक बार पूछ लूं किसी से। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ये डिफरेंस भी आपने नोट करना है इनका, और इनकी डेफिनेशन भी करनी है। प्रॉपर सबसेट क्या है, ए का हर एलिमेंट अगर बी का एलिमेंट होगा और बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी पाया जाए, तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। If A is a subset of B and B contains at least one element which is not the element of A, then A is a proper subset of A। A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B के भी एलिमेंट हों, लेकिन B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा हो जो A में ना हो, तब हम कहते हैं A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का। और ये जो हमारे पास फाई, जो हमें पता है फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। फाई जो है ये भी इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और जो सेट हमारे पास होगा, लेट्स सपोज अगर हम सेट बी की बात कर रहे हैं ऊपर, तो सेट बी जो है वो खुद का जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, अगर ए जो है वो सबसेट भी है बी का और ए जो है वो बी के बराबर भी है, वही चीज आप सिंपल इतना याद रख लें, हर सेट जो है, कोई भी सेट वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। कोई भी सेट हमारे पास होगा, लेट्स सपोज वो सेट ए है, वो सेट अपना खुद सेल्फ जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। एक सेट जो हमें पता है ये ट्रिवियल होते हैं, इस इम्प्रॉपर को हम ट्रिवियल भी बोल देते हैं। सेट फाई जो होता है और सेट जो हमारे पास होता है
बजाते खुद वो सेट, वो दोनों खुद के ही इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आपने चीज नोट कर लेनी है। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ये थ्योरम आपने नोट करना है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमें पता है। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? A set may contain elements which are sets themselves। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स भी सेट हों, ये देखें। एस एस कोई भी ये सेट है पूरा हमारे पास बाहर, ये ब्रैकेट से आपको पता चल रहा है। लेकिन जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो भी बजाते खुद सेट होंगे। फाइव भी सेट होता है अलग से, ये ए अगर ब्रैकेट में लिखा, ये भी सिंगलटन सेट अलग से है, ये भी सिंगलटन सेट अलग से है, और ये भी सेट अलग से है। पावर सेट किसे बोलते हैं? जिसके एलिमेंट्स बजाते खुद जो हैं हमारे पास क्या हो, सेट्स हों, ऐसे सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। इधर इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी। अ सेट में कंटेन एलिमेंट्स विच आर सेट्स देमसेल्व्स। जस्ट डेफिनेशन आपने करनी है, नोट करनी है तो इतनी करनी है। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स बजाते खुद सेट हों, ऐसे सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखी है, सेट ऑफ क्लासेस ऑफ अ सर्टेन स्कूल। किसी भी स्कूल में जो है अगर हम बात करते हैं क्लासेस की, तो क्लासेस बजाते खुद जो हैं वो सेट हैं। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पावर सेट आ जाता है। पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं? पी ऑफ एस। किसी भी सेट के अगर पावर सेट लिखने हैं तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। चलें, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैंने इधर अभी स्टॉप किया है।